हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन की तैयारी करने जा रहे हैं और आज हम हमारे एसएसटी की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैंने सारे ही जो नोट्स बनाए वो इजी बनाए हैं कि ताकि आप सभी आसानी से याद कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में एक चित्र बनाया था, जिस चित्र में क्या क्या था? स्वतंत्रता की प्रतिमा की लोग प्रार्थना कर रहे थे और उसमें लोग कौन कौन से थे? यूरोप और अमेरिका के लोग थे। प्रतिमा के हाथ में एक मशाल और घोषणा अधिकारों का घोषणा पत्र था। निरंकुश संस्थान के अवशेष पर थे। निरंकुश संस्थान कौन था? जिसमें जो राजाएं होते थे, जो किसी की बात नहीं मानते थे, वो जो अपनी मन की करते थे उन्हें थे, वो निरंकुश संस्थान थे। तो उनके अवशेष पड़े हुए थे जिससे लोग उसके आगे बढ़ गए। और ये चित्र भाईचारे का प्रतीक था। आगे पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। हमने पहले ही पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रांस में राजा था लुइस 16 और वो सारी चीज़ों अपने जो प्रजा थे उसके लिए कुछ भी नहीं करता था, सारी चीज़ों का खुद ही उपयोग करता था। जो पैसा आता था, जो टैक्स आता था, उसका अपने ऊपर ही इस्तेमाल करता था। अपने राज्य के ऊपर सुधार नहीं करता। अपने राजा महल है जो अपनी चीज़ों के ऊपर ही सिर्फ वो पैसा बर्बाद करते जाता था। लोगों की उसे कुछ भी सुध नहीं थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई, वो हुई थी 1789 में। ये सबसे पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और निर्यात तय करेंगे। यानी सबसे पहले जो लोग थे उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले अपनी क्रांति को दिखाया कि अब हम राज्य से परेशान हो गए, हमें अब एक नई चीज़ चाहिए जिसमें हम लोग अब राष्ट्र गठन करेंगे और जो भी चीज़ करेंगे अब हम तय करेंगे। उसमें क्या हुआ, उनको क्या चाहिए था कि राजतंत्र जो समाप्त हो गया, प्रभुसत्ता लोगों के हाथ में आ गई थी। यानी फ्रांसीसी क्रांति में ये हुआ कि राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और प्रभुसत्ता जो थी, यानी कि जो मेन लोकतंत्र था, वो लोगों के हाथ में आ गया था। अब फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए थे उस टाइम पे, तो वो है संविधान के अंतर्गत सभी को समान अधिकार दिए गए। नया फ्रांसीसी झंडा बनाया गया, वो किसको कौन से 3 कलर का था। सक्रिय चुनाव करवाए गए, किसके लिए? स्टेट जनरल के लिए। स्टेट जनरल क्या होता है? उस टाइम पे जो वहाँ का पूरा एरिया था उसको एक जनरल सबको संभालता था। तो उसके लिए सभी लोगों में चुनाव करवाए गए, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी इंसान हो, सभी से चुनाव करवाए गए। नेशनल असेंबली बनाई गई और नई स्तुतियाँ, नई शपथें, शहीदों का गुणगान किया गया और राष्ट्र के नाम पर। यानी कि सभी लोगों के लिए एक नई स्तुतियाँ बनाई गई कि अब हमारा जो राष्ट्र है अब लोकतांत्रिक हो गया है, अब हमारे लिए हम काम करेंगे। नए जो शहीद थे, शहीदों का गुणगान किया गया। समान कानून बनाए गए सभी के सामने, यानी कि कानून के सामने सब लोग समान है और सभी के लिए समान अधिकार है। नाप तोल का समान व्यवस्था की गई। पहले क्या था कि नाप तोल अलग अलग जगह पर अलग अलग था, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो सबको एक जगह समान बनाया गया कि हाँ यहाँ पे भी नाप तोल की यही सुविधा होगी और आगे भी नाप तोल की यही सुविधा होगी। जैसे 1 किलो में जैसे अभी होते हैं ना 1000 ग्राम है, तो वैसे दूसरी जगह भी 1 किलो में 1000 ग्राम ही होंगे। पेरिस की जो भाषा थी, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाई गई। वहाँ पे सब लोग जो थे अलग अलग भाषा में बोलते थे, तो उन सभी को मिलाकर एक भाषा में बताया गया जो कि फ्रेंच भाषा थी। फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा यूरोप में कदम, यानी यूरोप में कौन कौन से कदम उठाए गए फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा। यूरोप को लोगों को निरंकुश राजाओं से आज़ादी दिलाना उनका एक लक्ष्य बन गया। विभिन्न देशों में छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों द्वारा जैकोबिक क्लब की स्थापना की गई। यानी जो अलग अलग देश थे यूरोप में, वहाँ पर छात्रों द्वारा और शिक्षित जो मध्यम वर्ग था उनके द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई गई। आगे पढ़ते हैं। फ्रेंच सेना 1790 में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली में घुसी। क्या हुआ? जो फ्रेंच सेना थी, जैसे जैसे जैकोबिक क्लब की स्थापना होते गई, लोग जुड़ते गए, वैसे ही फ्रेंच सेना क्या हुआ 1790 में ये हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में इटली में घुसी और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों तक पहुँचाया। यानी कि यूरोप के जो बाकी देश थे उन सब में राष्ट्रवाद को फैलाया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेपोलियन एक राजा था जो कि अब जब आया तो उसने क्या किया, वापस राजतंत्र ले आया फ्रांस में। उसने फ्रांस को जीत लिया था। फ्रांस में वापस क्या लेके आ गया? राजतंत्र ले आ गया, यानी प्रजातंत्र फिर से खत्म हो गया और राजतंत्र स्टार्ट हो गया। अनेक उसने सुधार किए, लेकिन उसने राजतंत्र लिया लेकिन उसने बहुत सारे सुधार भी किए नए नए। तो कौन कौन सुधार किए देखते हैं। 1804 में उसने नागरिक संहिता लागू करवाई, जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। उसमें जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे लोगों को जो मिलने वाले थे उन सबको समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष सभी को समान माना गया। संपत्ति के आधार को सुरक्षित रखा गया। संहिता अधीन
क्षेत्रों में भी लागू कराया गया। नेपोलियन ने क्या किया था, आसपास के जो जितने राज्य थे, मतलब जितने जो एरिया थे, उन सबको जीत लिया था। तो उन सब पे भी संहिता के जो भी कानून थे उन्हें वहाँ पर भी लागू करवाया गया। उन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, किसानों को भूदासत्व जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। यानी कि जो किसान थे वो किसी दूसरे के यहाँ पर भूदासत्व बन गए थे। यानी कि जो व्यापारी लोग थे वो क्या कहते थे, व्यापारी नहीं सॉरी, जो जिसके पास बड़ी बड़ी ज़्यादा ज़मीन थी वो क्या करते, किसान को बोलते कि आओ तुम हमारे यहाँ पे आके काम करो, और उसे बहुत कम चीज़ देते थे, बहुत कम पैसा देते थे। तो उन्हें भूदासत्व से हटा दिया। जैसे बंधुआ मजदूरी होती है ना, वैसे ही भूदासत्व भी होता है, जिसमें किसान आता है और एक एरिया पे काम करता रहता है। जैसे कि उसने पैसा ले रखा हो साहूकार से और फिर वो चुकाने में असमर्थ हो, तो उसी तरीके से भूदासत्व भी होता है। तो जागीरदारी शुल्क को भी खत्म करवाया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार करवाए गए। यानी कि जो वहाँ पूरा एरिया था उसमें यातायात और संचार यानी बात करने के लिए जो भी सुविधाएं थी उसे और सुधार किया गया। तो ये सब हुए कि जो उसने फ्रांस में करवाया। आगे जीते हुए इलाकों में, यानी जो नेपोलियन ने जो इलाके जीते थे उसमें क्या हुआ, आरंभ में स्वागत किया गया। यानी कि जो संहिता के जो नियम कानून थे उनका पहले तो स्वागत किया गया और जल्दी ही शत्रुता में बदल गई। यानी कि उन्हें अच्छे लगने नहीं लगे कि ये कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है, इसलिए वो शत्रुता करने लगे। जबरन भर्ती सेना में शेष यूरोप को जीतने के लिए, जो नेपोलियन की सेना थी, फ्रांस की सेना, उसमें लोगों को जबरन भर्ती करवाया गया ताकि बाकी यूरोप में राष्ट्रवाद भी करवा सके और यूरोप को जीत भी जा सके, ताकि निरंकुश राजाओं से सबको मुक्ति दिलाई जाए। तो ये जीते हुए इलाकों में अच्छा नहीं था कि आप ये जो नेपोलियन की सेना वो जबरदस्ती हम लोगों को भर्ती करे जा रही है। लाभ से ज़्यादा बढ़े हुए कर सेंसरशिप दिखाई देने लगे। जो लोग थे जीते हुए इलाकों में उन्हें क्या दिखाई देने लगा कि लाभ तो उन्हें, अब उनके लिए लाभ कम हो गया कि हाँ कुछ लाभ था अब वो कम हो गया, लेकिन अब उन्हें बढ़े हुए कर सेंसरशिप ये सारी जो चीज़ें थी अब वो ज़्यादा दिखाई देने लगी कि नेपोलियन के राज में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम मतलब अलगाव ही लग रहा है। 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन का पतन होने लगा। नेपोलियन ने पहले फ्रांस को जीता था और लेकिन अब 1815 आया जिसमें नेपोलियन का राज्य पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण। अब हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे, किस कारण से यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू हो गया। अभी तक हमने पढ़ा कि फ्रांस में क्यों राष्ट्रवाद हुआ, कैसे राष्ट्रवाद हुआ, कैसे संहिता आई, कैसे नेपोलियन आया, उसने क्या क्या किया, और लोगों ने जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या क्या किया। अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण पढ़ते हैं। यूरोप में क्या था, निरंकुश राजा था, कुलीन वर्ग तथा जागीरदारों को दबदबा था। कुलीन वर्ग क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती है उन्हें कुलीन वर्ग में गिना जाता है, और जागीरदार उनमें आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती है। तो जो अमीर लोग थे और जागीरदार थे उनका ही ज़्यादातर दबदबा था पूरे यूरोप में। समानता, मतदान का अधिकार, सभी लोगों को अब समानता चाहिए थी और मतदान का अधिकार चाहिए था कि ताकि हम भी, हमारा जो सिस्टम है उसमें हम भी अपना योगदान दे सके और हमारे लिए भी पूरा बराबर का अधिकार हो। तो यूरोप में जो लोग थे वो ये चाहने लगे थे। नाप तोल और कर की व्यवस्था जो थी उसके लिए भी उन्होंने किया कि जो नाप तोल है उसकी व्यवस्था भी हमारे साथ सही करवाई जाए और कर जो है सभी के लिए समान करवाया जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। वियना संधि। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन था वो हारा कैसे था, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, चार ये देश थे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक मेजबान थे वियना संधि में। यानी जो वियना संधि थी, वियना संधि में क्या है, वियना एक जगह का नाम है जो कि फ्रांस में है, और उसमें ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, यानी ऑस्ट्रिया सेना के जो चांसलर यानी कि मेन पद का जो आदमी था उसका नाम क्या था, ड्यूक मेटरनिक, और उसने इस पूरी वियना संधि की मेज़बानी की थी, यानी वही वहाँ का मेन रूलर था। उसने क्या किया, वियना संधि में संधि हुई फ्रांस के साथ और उसमें क्या करवाया गया, रूढ़िवाद शासन की वापसी करवाई गई। यानी पहले जो प्रजातंत्र था, जो पहले राजतंत्र था उसको वापस प्रजातंत्र में करवाया गया पहले, और फिर उसको क्या करवाया, उसको हटा दिया गया कि अब प्रजातंत्र नहीं होगा। नेपोलियन के राज में जो भी सिस्टम था सबको खत्म कर दिया गया और रूढ़िवाद शासन जो था उसे वापस लाया गया। बूर्बो वंश का शासन, उसमें क्या किया, जो बूर्बो वंश था उसको लागू करवाया गया। अधीन इलाके वापस ले लिए गए, जो नेपोलियन ने इलाके को जो जीता था उसे वापस ले लिया गया, और सीमाओं पर नए राज्य ताकि सीमा को रोका जा सके, और जो फ्रांस की जो सीमा थी उस पर नए नए राज्य लगा दिए गए ताकि आगे जो हो सके फ्रांस को सीमा आगे ना बढ़ सके। यानी कि अब फ्रांस एक एरिया कवर अप हो गया कि आपका इतना इतना एरिया है, इसे आप आगे नहीं बढ़ा सकते।
इसलिए वहां पर नए नए राज्य उनकी सीमा पे लगा दिए गए। अब क्या हो गया, वियना संधि के बाद क्या हो गया, जो निरंकुश व्यवस्था लागू हो गई फिर से। निरंकुश व्यवस्था क्या थी कि जो राजा होगा वो अपने मन से जो भी काम करना है वो अपने मन से करेगा, उसको जिसको फायदा देना होगा वो करवाएगा, लेकिन वो लोगों की बात नहीं सुनेगा या जो भी है, अब उसको बस अपने हिस्से तक ही देखना है। निरंकुश व्यवस्था क्या होती है, यही होती है जिसमें राजा निरंकुश होता है, उसे किसी को भी जवाब देना नहीं पड़ता। नए विचारों पर रोक लगाई गई, अखबारों किताबों इन सबको रोका गया कि अब जो नए विचार थे यानी कि जो राष्ट्रवादी थे, जो उदारवादी लोग थे, उनको वो रोका गया कि अब अगर अखबार या किताबों पे अगर उन्हें छोड़ दिया जाएगा खुला कि आप जो भी अपने मन चाहे आप वो छाप सको, तो ऐसे इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि अखबार और किताबों को उसके ऊपर कुछ काबू कर लिया गया कि अब जो छपाई होगी वो सिर्फ हमारे हिसाब से छपाई होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रांतिकारी, उदारवादी राष्ट्रवादी छिप गए। जब नेपोलियन खत्म हो गया, नेपोलियन का सिस्टम खत्म हो गया, वापस क्या आ गया, जो वापस हमारा रूढ़िवाद शासन आ गया, उसके बाद क्या हुआ, क्रांतिकारी जो लोग थे उदारवादी और राष्ट्रवादी वो सारे लोग छिप गए। उन्होंने नए नए गुप्त संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, जूसेप्पे मैस्सिनी, ये इटली का एक क्रांतिकारी था। इसने क्या किया, कार्बोनारी का एक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और फिर इसने क्रांतिकारी स्टार्ट कर दिया और क्रांतिकारी के लिए इसका बहिष्कार किया गया और फिर इसे बाहर निकाल दिया गया इटली से। तो इसने क्या किया, इसने दो भूमिगत संगठन बनाए। कौन कौन संगठन बनाए, मार्सोई में एक यंग इटली बनाया और बर्न में एक यंग यूरोप बनाया। यानी इसने दो संगठन बनाए जो कि भूमिगत संगठन थे। इसके सदस्य कौन कौन से थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के युवा थे जो कि जूसेप्पे मैस्सिनी जैसे ही विचार रखते थे। मैस्सिनी का विचार क्या था, यह विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्य का प्राकृतिक इकाई थी। यानी ईश्वर की इच्छा यह है कि हम सभी लोग अपने राष्ट्र को एक साथ जोड़ कर रखें। अतः इटली के छोटे राज्य और प्रदेश अलग अलग नहीं रह सकता। यानी इटली में जितने भी छोटे राज्य और प्रदेश है उसे अलग अलग नहीं, उन सबको जोड़ कर रखा जाए। उसे जोड़कर एक व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यानी मैस्सिनी का यह विचार था कि जो पूरा इटली है उसे जोड़कर एक साथ जोड़कर उसे एक अच्छा गठबंधन, एक गणतंत्र राज्य बनाया जाए। यही एकीकरण इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है और इसी कारण से क्या हो सकता है, जो इटली है वो मुक्त हो सकता है। किससे, निरंकुश राजाओं से और जो लोगों के फायदे में नहीं है उससे। इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन बनाए गए जैसे मैस्सिनी ने इटली में बनाए थे। मैस्सिनी ने क्या किया, रूढ़िवादियों को हरा दिया। यानी उनके जो विचार थे मैस्सिनी के वो बहुत सारे लोगों में फैलते गए और धीरे धीरे रूढ़िवादी का जो विचार था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। जो मेटरनिक था, मेटरनिक कौन था, जिसने वियना संधि कराई थी, उसने कहा हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, इसने बताया, उसने कहा जो मैस्सिनी है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। उसने ऐसा क्यों कहा, जो मेटरनिक था वो रूढ़िवादियों के साथ था। रूढ़िवादियों के वो भी मानता था कि जो हमारे जो फ्रांस है उसमें उसने क्या किया, रूढ़िवादी को वापस लाया। तो उसका ये विचार है कि रूढ़िवाद ही आगे चल सकता है और जो नई विचारधारा है उदारवादी जो लोग हैं वो हमारे लोगों को नहीं चला सकते, वो हमारे शासन को नहीं चला सकते। तो उसने इसलिए कहा कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है यानी कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसे सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, मैस्सिनी। क्यों, क्योंकि वो तो नई नई परंपराओं को लाया जा रहा है, नई नई चीज़ों को ला रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्रांति का युग 1830 से 1848 तक सभी क्रांतियों का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्गीय उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। क्या हुआ, जो सभी जो क्रांतिकारी जो लोग थे उनका कौन नेतृत्व कर रहा था, मध्यम वर्गीय उदारवादी और राष्ट्रवादी। आखिर ये मध्यम वर्गीय लोग ही क्यों आखिर नेतृत्व कर रहे थे, कुलीन वर्ग क्यों नहीं कर रहे थे? इसका कारण ये है, जो कुलीन वर्ग है वो अमीर है पहले से ही, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्हें सभी अधिकार पहले से ही मिल रहे हैं। क्या था फ्रांस में कि जो अमीर लोग थे उन लोगों को पूरा अधिकार था कि वो वोट दे सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग थे और जो मध्यम वर्ग थे जिन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है और जिनके पास पैसा नहीं था, उन्हें क्या करते, उन्हें हटा दिया गया था कि आपको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं है, आप है ही नहीं कुछ हमारी नज़र में। फ्रांस में क्या था, राजा की नज़र में कुछ है ही नहीं, जो अमीर लोग हैं वही था। तो अमीर लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं थी, उनको सारे अधिकार मिले थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन जो मध्यम वर्ग था और जो गरीब तबका था उन लोगों को प्रॉब्लम थी। क्यों, क्योंकि उनको पूरा कोई अधिकार ही नहीं था। उनको क्या कहा जाता था कि वो है ही नहीं, इनके लिए क्या माना था मध्यम वर्ग की, तो आप लोग कुछ है ही नहीं,
इसलिए उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया। इसमें कौन कौन से लोग थे? प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार के लोग थे। वाणिज्य व्यापार कौन सा होता है? जो किसान लोग होते हैं उन्हें वाणिज्य व्यापार से जुड़े हुए होते हैं। तो कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे इसमें? प्रोफेसर थे, स्कूली अध्यापक थे, क्लर्क थे और वाणिज्य व्यापार के लोग थे। 1830 में क्या हुआ? बुर्बो शासन को उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ दिया। बुर्बो शासन कहा था फ्रांस में था, और हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1830 में क्या हुआ? बुर्बो शासन को उदारवादी लोगों ने हटा दिया एकदम। नया संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप था। यानी नया संवैधानिक फिर से राजतंत्र स्टार्ट किया, लेकिन अब इसमें क्या था कि लोगों की पूरी मंजूरी थी कि आप सही काम करें, अगर आप गलत काम करें तो हम आपको हटा सकते हैं। तो ये पूरा अधिकार अब लोगों के पास आ गया था। उसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप था। मेटरनिक द्वारा क्या कहा गया? जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक ने ऐसा क्यों कहा? मेटरनिक फिर से हम याद करते हैं, मेटरनिक कौन था? जिसने वियना संधि कराई थी। उसने कहा जब फ्रांस में कुछ भी होता है तो क्या होता है, पूरे यूरोप में कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है। यानी कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो पूरे यूरोप में भी स्टार्ट हो गई। अब इसलिए इसने यही लाइन कही है, जब फ्रांस छीकेगा, यानी फ्रांस अगर में कुछ भी होगा तो पूरे यूरोप में जुकाम होना ही होना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के सारे शिक्षित अभिजात में राष्ट्रीय भावना पैदा की। जब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ तब उसने पूरे यूरोप में क्या किया? सभी जो शिक्षित लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा कर दी। 1821 में के समय से आज़ादी के लिए संघर्ष। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1821 में, जिसमें सभी लोग आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू हो गए। यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के लोगों को का समर्थन मिला। जो यूनानी लोग थे उन्हें क्या मिला? यूनानी लोग का भी समर्थन मिला और पश्चिम यूरोप के जो लोग थे उनका भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति थी। यानी कि जो क्या मानते थे कि जो प्राचीन यूनानी संस्कृति है उसको आगे लेके जाया जा सके। तो उन्होंने क्या किया? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में उन लोगों का साथ दिया। कवियों और कलाकारों ने भी साथ दिया। जो कवि थे कहाँ यूनान के, और जो कलाकारों थे उन्होंने भी अपने हिसाब से जो वो मदद कर सकते थे उसमें उन्होंने हेल्प की। यानी कि कुछ चित्र बना के दिखाए कि हमारी आज़ादी कैसी होती है, हमें आज़ादी के लिए क्या क्या करना चाहिए। कुछ पोएम्स बना के, कुछ कविताएं बना के। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया। कवि लॉर्ड बायरन ने क्या किया? धन इकट्ठा किया, पैसा किया और वो लड़ने गए। 1824 में बुखार से मृत्यु हो गई। कहने क्या मतलब है, जो अंग्रेज कवि थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने धन इकट्ठा किया और फिर वो लड़ने गए। कहाँ लड़ने गए? वो यूनानी जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें वो लड़ने गए। लेकिन क्या हुआ? 1824 में उनको बुखार हो गया और फिर वो मर गए। 1832 में कुस्तूनिया संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना। 1832 में कुस्तूनिया संधि करवाई गई, जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मान दिया गया। और फिर क्या हुआ? वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो भी लोग थे उनकी जीत हुई और फिर वो देश आज़ाद हो गया। अब पढ़ते हैं रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। क्या होता है रूमानी कल्पना? इसके बारे में पढ़ते हैं। कला, काव्य, कहानी, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवाद भावनाओं को व्यक्त करने में सहयोग दिया। क्या हुआ? रूमानी कल्पना वैसे है क्या? ये एक खास तरह का एक राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रूमानी कल्पना क्या होती है? यह रूमानी सभ्यता जो है, यह रूमानी भावना, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसमें खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना था, जो कि क्या करता है? कला, काव्य, कहानी, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवाद भावना को व्यक्त करने में हेल्प करता है। चलिए, रूमानी कलाकारों ने विज्ञान की आलोचना कर भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। रूमानी कलाकार जो थे उन्होंने क्या कहा? जो हमारी जो अंदर की भावना है, विज्ञान को उन्होंने एकदम हटा दिया कि विज्ञान हमारे लिए कुछ भी अभी नहीं है। जो लोग को वो कैसे जोड़ सकते हैं? हमारी भावनाओं से, अंतर्दृष्टि से, और जो रहस्यवादी भावना पर उन्होंने जोर किया। एक साझा सामूहिक विरासत की भावना और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार माना। यानी कि उन्होंने सभी लोगों को जोड़ने के लिए कविताओं का सहारा लिया, संगीत का सहारा लिया, और जो उनकी विरासत थी उसकी भावनाओं और जो सांस्कृतिक अतीत था उसको जोड़ के रखा और कहा कि यही हमारे राष्ट्र का आधार है, इसी के सहारे हम हमारे देश की आज़ादी पा सकते हैं। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जो थे, उन्होंने इनकी क्या भावना थी कि राष्ट्र की सच्ची संस्कृति आम लोगों में है। जो आम लोग हैं वही क्या है? हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की एक सच्ची संस्कृति है, और उन्हीं के कारण क्या हो सकता है? हम आगे आज़ादी पा सकते हैं। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोक गीतों, जन काव्य, लोक नृत्य,
लोक नृत्य में है। यानी कि जो राष्ट्र की सच्ची आत्मा है, जो राष्ट्र के लोग हैं, उनकी आत्मा सच्ची कहाँ बसती है? जो हमारे पहले से गाए गए लोकगीत है, जो लोगों द्वारा लिखे गए काव्य है और जो लोगों द्वारा किया गया नृत्य है, उसके अंदर ही राष्ट्र की सच्ची भावना है। स्थानीय बोली, स्थानीय लोक साहित्य से राष्ट्र भावना को जन जन तक पहुंचाना था। रूमानी जो भावना है उसमें क्या भाव था कि जो स्थानीय बोली है, जो स्थानीय लोक साहित्य है, उसी से हम राष्ट्रीय भावना को जन जन तक पहुंचा सकते थे। कैसे पहुंचा सकते थे? क्योंकि ऐसा था कि काफ़ी सारे जो लोग थे वो अनपढ़ थे वहाँ पे, लेकिन वो अनपढ़ है तो वो पढ़ तो सकते नहीं है, लेकिन जो उनकी लोक साहित्य है और जो लोक भावना है और स्थानीय बोली वो आसानी से समझ सकते हैं। और जब वो आसानी से समझ सकते हैं तो वो क्या हो सकता है कि जो लोग हैं अपनी बात को समझाना चाहते हैं वो उसे समझा सकेंगे कि हमारा देश क्या है, हमारे राष्ट्रवाद की भावना क्या है, हमारा उदारवादी क्या है। तो ये सब लोग समझ जाएंगे और वो आसानी से लोगों की मदद करेंगे उनके स्वतंत्रता संग्राम में। राज संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा गया। जो लोगों के अंदर जो भावना थी, राष्ट्रीय भावना, उसे कैसे जीवित रखा गया? संगीत और भाषा के जरिए उसे जीवित रखा गया, ताकि लोग जो है आगे उदारवादी और जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा कि जो हमारी बुक थी हिस्ट्री की, उसमें जो जो चीज़ें थी मैंने उसके धीरे धीरे टॉपिक्स बनाए और उसके बारे में जो भी नोट्स थे, शॉर्ट नोट, मैंने उससे लिखा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आ रहा होगा, और नहीं पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ लिख दीजिएगा कि अगर आप और कोई नई चेंजेस चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा हमारी जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसका भी हम पढ़ लेते हैं। टाइम कितना हो गया? 21 हो गया। चलिए, इतिहास। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अवधारणा, मानचित्र। तो पहले देख लेते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ था। एक ऐसे राष्ट्र राज्य के विचार का विकास जिसमें नागरिकों के समान पहचान और समान इतिहास हो। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना क्या थी? एक ऐसा राष्ट्र बनाए, जो राज्य बनाए, राष्ट्र के विचार विकास जिसमें नागरिक समान और समान इतिहास हो, नागरिक को समान अधिकार हो, समान पहचान हो, समान इतिहास हो, यही इनके राष्ट्रभाव की भावना थी। तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति जो था वो 1789 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद नेपोलियन की नागरिक संहिता आई जो कि 1804 में थी। फिर उसके बाद वियना संधि हुई 1805 में। उसके आगे उदारवादियों की क्रांति 1848 में। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ और फिर इटली का एकीकरण हुआ। यानी कि हमने पढ़ा इसमें क्या, जो यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू हुआ वो कैसे कैसे आगे चलता गया। पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई, फिर नेपोलियन की नागरिक संहिता आई, फिर वियना संधि हुआ और फिर उसके बाद उदारवादियों की क्रांति शुरुआत हो गई। फिर जर्मनी का निर्माण हुआ और फिर उसके बाद इटली का एकीकरण हुआ। तो ये सब क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की पूरी हमने पढ़ ली कि इस तरीके से लाइन वाइज ये चीज़ चलते गई। आगे पढ़ते उदारवादी राष्ट्रवाद में क्या था। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया? अल्पतंत्र का अंत किया। अल्पतंत्र क्या था? जो कम लोगों का शासन था उसे खत्म कर दिया और उसे पूरा जो लोकतंत्र था उसको स्टार्ट करवाया। संविधान को उन्होंने अपनाया। संविधान क्या है? सभी के लिए नियम कानून एक समान थे। सहमति से सरकार बनाई गई और यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या करवाया गया कि जो सरकार है वो सभी लोगों के द्वारा सबकी सहमति से बनवाई गई। संसद द्वारा प्रतिनिधि सरकार करवाई गई। कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया गया और संपत्ति का जो अधिकार था उसे खत्म कर दिया गया। चलिए, आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी ने क्या किया? मुक्त बाजार बनाए गए। मुक्त बाजार किस लिए? पहले ऐसा होता था कि बाजार में जगह जगह टैक्स देना पड़ता था कि आप इधर जा रहे हो तो पहले आप ये कर आपको यहाँ जमा कीजिए, फिर और आगे गए तो फिर दूसरा कर लगाना पड़ता था। तो उस कर को खत्म करवाया गया और सभी की जगह एक मुक्त बाजार बनाया गया। वस्तु और सेवाओं पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया गया। जो राज्य द्वारा जो वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगाए गए थे उन और जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण घटना और तथ्य पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में सदी में जैसे कई देश जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में जैसे नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। यानी जो पहले जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो आज के टाइम पे हम जो देश देखते हैं वो पहले ऐसे नहीं थे, पर छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे। यानी कि वहाँ पे बहुत सारे, जैसे हम अपना इंडिया देख लेते हैं कि इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं। अब मान लो कि जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का, उस तरीके से हमारा पूरा देश है। उस देश का नाम भारत नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे क्या है राज्य हैं। हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, मध्य प्रदेश है। तो इस तरह के छोटे छोटे राज्य है और उसमें एक एक नया नया अपना अपना शासक, एक एक राजा है। इनसे सब पूरा एक, जब इसे पूरा जोड़ा गया तब ये क्या बन गया? भारत बन गया। तो वैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में क्या था?
छोटे छोटे राज्य थे। जब इनको जोड़ा गया तब ये पूरा एक जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड में तब्दील हो गया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, जिसमें फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिक को सौंपी गई। यानी जो लोग थे उनके लिए क्या करवाया गया, जो प्रजातंत्र है वो सिस्टम को लाया गया और जो राजतंत्र उसे खत्म करवाया गया। इस क्रांति से पहले फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसे संपूर्ण भूभाग पे एक निरंकुश राजा का शासन था। इसमें क्या था, पहले फ्रांस में एक निरंकुश राजा का शासन था जिसको हटाया गया और उसे वहां पर राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र को लाया गया। 1804 में नेपोलियन संहिता लाई गई। इसमें 1804 में लागू करवाया गया और इसे जन्म पर आधारित सारे विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसमें न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की गई बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित रखा गया। यानी कि सभी को न्याय के समक्ष जो समानता मिली गई और संपत्ति के अधिकार को भी रखा गया। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का सबसे पहला राजनीतिक प्रयोग था। जो क्रांतिकारी फ्रांस था उसमें उदारवादी प्रजातंत्र का सबसे पहला राजनीतिक प्रयोग क्या था, जहां पे वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों का था जिनको पास पहले संपत्ति थी, और संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिक शासन के समय उन सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन नेपोलियन की संहिता पूर्ण सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया गया। चलिए, इसमें क्या लिखा गया है कि जब फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो उदारवादी प्रजातंत्र क्या क्या सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। जिसमें पहले जब फ्रांस का जब पहले राजा था उसने क्या करवाया था, सिर्फ उन्हीं लोगों को अधिकार दिया गया था जिनके पास संपत्ति थी। लेकिन जब उदारवादी प्रजातंत्र आया तब उसने क्या किया, सभी लोगों को अधिकार दिया। लेकिन जब वापस नेपोलियन की संहिता आई, नेपोलियन की संहिता लागू हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर से सीमित मताधिकार कर दिया और महिलाओं को अवयस्क का अधिकार छीन लिया। यानी कि उन्हें कहा गया कि आप अवयस्क है, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको वोट देने का अधिकार नहीं, आप पिता या पति के सिर्फ अधीन ही रह सकती हैं, ऐसा कहा गया। वियना संधि हुई, वो किस में हुई, 1815 में हुई, जिसमें ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों ने इस सबने मिलकर क्या क्या नेपोलियन को हराया था। इसके बाद प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करके ले आए जिसमें वियना के इकट्ठा हुआ और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक कर रहे थे। वियना संधि मैंने आपको बताई थी, वियना संधि क्या थी। चलिए, तो ये आगे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा आगे वाला है, तो जब हम आगे का चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे वाली चीज़ों को पढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और मैंने इसमें साथ में सपोर्टिंग मटेरियल भी इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि सपोर्टिंग मटेरियल जो है वो हमें ये बताता है कि स्कूल वाले हमारे लिए क्या चीज़ जो इम्पोर्टेंट उनके लिए लगता है वो हमें बताया गया है। तो सपोर्टिंग मटेरियल को ही पढ़ना ज़रूरी है ताकि वो हमारे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें से उसे भी हमें कवर अप करवा लेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस और आगे बोर्ड की तैयारी करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा तो भी बताइए, बुरा लग रहा है तो भी बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।